Hello and welcome to your batch meant for OMATs, and in this particular session you and I will spend some time together focusing specifically on the NMAT. Now why NMAT? I can give you two really good reasons for focusing on the NMAT. The first reason is that it is a computer adaptive test, which means that you cannot skip the questions. और चूंकि आप क्वेश्चन स्किप नहीं कर सकते हैं, अडाप्टिव में क्या होता है ना, आपने एक सवाल अटेम्प्ट किया, वो सही होगा या गलत होगा। सही हुआ तो जो अगला क्वेश्चन आएगा वो थोड़ा हायर डिफिकल्टी का होगा, लेकिन उसमें मार्क्स भी ज्यादा मिलेंगे। हाँ, और अगर गलत हुआ तो अगला क्वेश्चन थोड़ा लोअर डिफिकल्टी लेवल का होगा, वो मार्क्स भी थोड़े कम कैरी करेगा। तो कोई ऑब्वियस नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन इस तरीके से वो इंश्योर करते हैं कि लोगों को अलग अलग परसेंटाइल ब्रैकेट्स में स्लॉट कर पाए। हाँ, तो टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी डिफरेंट। और दूसरा, अगर आप अभी तक सिर्फ कैट की तैयारी कर रहे हैं तो काफी सारी चीजें ऑफ कोर्स एनमैट की आपकी उसी से कवर हो जाएंगी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कवर नहीं होंगी। और ये जो सेशंस हैं इनमें वी आर बेसिकली आवर गोल इज टू एटलीस्ट हेल्प यू प्रैक्टिस दोज थिंग्स। एंड इफ यू आर पार्ट ऑफ आवर ओमैट्स बैच तो ऑफ कोर्स उसमें तो सब कॉन्सेप्ट्स वगैरह हमने पढ़ाई ही हैं। सो यू कैन, इफ यू आर ऑलरेडी अ स्टूडेंट, then you can definitely go ahead and use this as an additional practice session for you। और ये concepts आपको of course हम classes में पढ़ाएंगे ही। तो सबसे पहले मैं वो differences बता दूं। So I'm just using last year's NMAT as a template। So last year के NMAT में अगर मैं आपको बताऊं तो VARC का section था जिसमें the time allotted to us was 28 minutes। अब इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कहां कितने थे, दैट विल बी अ बिट ऑफ अ सरप्राइज फॉर सम ऑफ यू। यू वर सपोज्ड टू आंसर 36 questions in these 28 minutes, so you're not getting even 1 minute per question on an average। और इसमें ब्रेकअप क्या था क्वेश्चन का? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था, सो देयर वर 12 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। फिर आपके पास काफी सारे वोकैब्युलरी बेस्ड क्वेश्चंस थे। देखिए यहां पे ये इक्वेशन जो है इट विल स्टार्ट मेकिंग सेंस फॉर यू। तो इसमें काफी सारे वोकैब्युलरी बेस्ड क्वेश्चंस थे, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स आ गए, वर्बल एनालॉजीज आ गए, ये सब कुछ। फिर पैराजंबल्स थे और फिर इसी तरह से काफी ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस भी थे। तो आपके लिए नए एरियाज क्या हो गए? अगर मैं इंग्लिश सेक्शन की बात करूं तो इंग्लिश सेक्शन में द न्यू एरियाज फॉर अस आर वोकैब्युलरी एंड ग्रामर। ये अगर आप कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपने ऑलरेडी कर रखा है। यहां पे पैराजंबल्स आपको मल्टीपल चॉइस वाले मिलेंगे, तो दे आर गोइंग टू बी रिलेटिवली इजियर। और इवन अदरवाइज इन टर्म्स ऑफ साइज, इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चंस, पैराजंबल्स ऑन द होल थोड़े आसानी मिलेंगे आपको। लेकिन कैट में ना सारे का सारा वर्बल VARC में ही पूछ लिया जाता है। एनमैट में एक और सेक्शन है विच इज कॉल्ड द लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन, जिसमें आपको 40 मिनट मिलते हैं। एंड इन दीज 40 मिनट्स यू वंस अगेन आर सपोज टू गो अहेड एंड अटेम्प्ट 36 क्वेश्चंस। लेकिन ये जो 36 क्वेश्चंस हैं इनको आप दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, वर्बल रीजनिंग एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। सो वर्बल रीजनिंग होपफुली बाय नाउ यू नो आर दोज एरियाज वेयर द क्वेश्चंस इन अ वे रिलाई ऑन लैंग्वेज। हाँ, सो तकरीबन 50-50 स्प्लिट मान लीजिए। तो अगर मैं लास्ट ईयर देखूं तो नॉन वर्बल रीजनिंग के 17 सवाल थे, वर्बल रीजनिंग के वी हैड 19 क्वेश्चन, सो अराउंड दैट, अराउंड 50-50। और इसमें स्पेसिफिकली अगर मैं वर्बल रीजनिंग की बात करूं, ये वो एरियाज हैं जो मैं आपको मदद करता हूं जनरली बैचेस में। उसमें स्टेटमेंट अजम्पशन क्वेश्चंस थे 4, स्टेटमेंट कंक्लूजन क्वेश्चंस थे अनदर 6, फिर कोर्स ऑफ एक्शन और डिसीजन मेकिंग काइंड ऑफ क्वेश्चंस आ गए, स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट वाले क्वेश्चंस आ गए, और काफी सारा पैराग्राफ बेस्ड क्रिटिकल रीजनिंग आ गया। तो इसमें आपने मेरे साथ, मैं तो कैट बैचेस में भी इनफैक्ट आरसीज के प्रिकर्सर की तरह सीआर पढ़ा ही रहा हूं, बट क्रिटिकल रीजनिंग और ये स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, ये आप एक ही सेगमेंट में डाल सकते हैं। दीज आर इसेंशियली एप्लीकेशन ऑफ सीआर। तो मैं अगर क्रिटिकल रीजनिंग ही देखूं तो वी हैव क्लोज टू 18 क्वेश्चंस फ्रॉम दैट डायरेक्टली। और स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट्स भी आप इसी के बाद मास्टर कर सकते हैं। दिस इज अ, इनफैक्ट ये दोनों के दोनों एरियाज जब आप इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट से डील करना सीखते हैं तो उन्हीं की एक्सटेंशन की तरह यूज होते हैं। एंड देन वी हैव दिस एरिया कॉल्ड सिलोजिज्म्स, राइट। तो ये था आपका वर्बल रीजनिंग का ब्रेकअप। तो आप इस एनमैट वाले बैच में यहाँ यूट्यूब पे आप मेरे और जूही मैम के साथ काम कर रहे हैं। हम दोनों ये सब कुछ ऑफ कोर्स पढ़ाते ही हैं अपने बैचेस में। तो यहाँ पे मैं लार्जली आपके साथ इन एरियाज पे काम करूंगा, थोड़ा बहुत VARC भी उठा लूंगा बीच बीच में।
जूही मैम लार्जली आपके साथ VARC पे काम करेंगी, वो बीच बीच में थोड़ा बहुत लॉजिक भी आपको करवा देंगी. सो वी ट्राइड टू एंश्योर दैट वी टेक यू थ्रू अ लॉट टुगेदर. तो चलिए आइए इसमें शुरू करते हैं. हियर आर द डायरेक्शंस फॉर द फर्स्ट 2 क्वेश्चंस. So in the question below are given 3 statements followed by the conclusions. You have to take the given statements to be true even if they seem to be at variance with commonly known facts. Read all the conclusions and then decide which of the given conclusions logically follows from the given statements disregarding commonly known facts. तो ये जो पहले 2 सवाल है ये बेसिकली आपके सिलोजिज्म्स बेस्ड सवाल हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि 3 स्टेटमेंट्स हैं जो प्रेमिसेस की तरह दी जा रही हैं, राइट? ऑलराइट, सो आई होप यू आर डन एंड दैट इज व्हाई यू हैव प्रेस्ड प्ले. ओके, नहीं किया तो पॉज करके सॉल्व कर लो, फिर आना. चलो आओ साथ में काम करें. सो ओनली अ फ्यू कार इज बस. अब देखो ओनली अ फ्यू तो बेसिकली सम होता है ना, तो इसको कन्वर्ट ही कर ले. सो सम कार इज बस. इनफैक्ट मैंने आगे थोड़ी ज्यादा जगह रखी है अपने काम करने के लिए, तो यहां पे मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं. सो सम कार इज बस. तो भाई ये हो गई कार और ये हो गया बस. When no bus is bike, ये लीजिए बाइक, and then we are saying all bike is cycle. तो ये भाई all bike is cycle. तो ये हमारा मिनिमम ओवरलैप डायग्राम है. अब चेक करते हैं. सम साइकिल इज बस, सम साइकिल इज बस. साइकिल ये रहा, बस ये रहा, कोई ओवरलैप नहीं है मिनिमम ओवरलैप डायग्राम में. तो ये इनवैलिड, यहीं हटा दीजिए. सो ऑप्शन ए भी गया, सी भी गया. हाँ, अब सम कार इज नॉट बाइक. तो देखो ये इसमें तो ट्रू है. अब चूंकि इसमें ट्रू है तो मुझे कार और बाइक का मैक्सिमम ओवरलैप देखना पड़ेगा. तो देखो इसमें ना मैं ज्यादा से ज्यादा ये बना सकता हूं कि देखो बस यहां है, राइट? कम से कम एक कार बस के अंदर होनी चाहिए, तो ये रही. हाँ, और बाइक और बस ओवरलैप नहीं कर सकते, तो मैं बाइक यहां बना सकता हूं. That's another way of drawing. It satisfies both of those premises. तो क्या इस केस में भी मैं बोल सकता हूं सम कार इज नॉट बाइक? हाँ बोल सकता हूं. देखो बाइक जितनी मर्जी बड़ी कर लो, इसमें जो शेडेड एरिया है ये कभी भी बाइक के साथ ओवरलैप नहीं होगा, है ना? क्योंकि बस और बाइक आपस में ओवरलैप करेंगे नहीं. और एटलीस्ट एक कार तो यहां है, ये वाली कार कभी भी बाइक का हिस्सा नहीं होने वाली. सो मिनिमम मैक्सिमम दोनों में ट्रू है. सो दिस इज वैलिड एंड दैट इज व्हाई आवर आंसर हियर शुड बी बी, ओनली सेकंड फॉलोज. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए. वंस अगेन पॉज द वीडियो, आंसर द क्वेश्चन एंड देन ज्वाइन मी फॉर अ डिस्कशन. रेडी? ओके, तो चलिए करें. सम पाथ आर ट्रेल. So some path are trail, all trail are stain लीजिए. So all trail are stain and then some stain are fast. Low. So that's your minimum overlap. चलिए देखें. So some trail are stain. इसमें ट्रू है. मैक्सिमम ओवरलैप देखें तो अब देखो इसमें ना वेन डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है आपको. मैंने, अगर क्लास में थे आप तो मैंने आपको याद करवाए थे इमीडिएट इन्फरेंसेस. सो अगर एक प्रेमिस बोलती है ऑल ट्रेल आर स्टेन, तो इसके इमीडिएट इन्फरेंसेस क्या क्या थे? सम ट्रेल आर स्टेन, सम स्टेन आर ट्रेल. हाँ, सो ये डेफिनेटली सिर्फ इसी के बेसिस पे आप कंक्लूड कर सकते हैं दिस इज वैलिड. अगर वेन डायग्राम बनाए भी तो इसमें सम स्टेन आर ट्रेल ट्रू है. मैक्सिमम ओवरलैप में ट्रेल और स्टेन इक्वल हो जाएंगे, राइट? ये आएगा. और इस केस में भी इसमें ऑल स्टेन आर ट्रेल है, तो जब ऑल स्टेन आर ट्रेल ट्रू है तो सम स्टेन आर ट्रेल तो ट्रू होगा ही होगा. व्हेन वी हैव सम पाथ आर स्टेन, ये रहा पाथ, ये रहा स्टेन, तो इस ओवरलैप एरिया में हम देख रहे हैं कि हाँ एटलीस्ट एक पाथ तो है जो स्टेन का हिस्सा है. मैक्सिमम ओवरलैप बनाएंगे पाथ और स्टेन का तो वो इक्वल हो जाएगा इनके. सो ऑल पाथ आर स्टेन हो सकता है, उस केस में भी ये ट्रू रहेगा. सो इस पर्टिकुलर केस में हमने देखा कि बोथ द कंक्लूजन्स आर कंप्लीटली thoroughly valid and that is why our answer here must be option
सी। ओके, अब मैं आपको लेकर के चलता हूं तीसरे सवाल में। देखो है ये भी सिलोजिज्म, मैंने इसलिए डायरेक्शंस रिपीट नहीं की, पर एक डिफरेंस है इसमें। डिफरेंस ये है कि पिछले दोनों क्वेश्चंस में आई गेव यू 3 स्टेटमेंट्स एज योर प्रेमिसेस, इन दिस वन आई एम जस्ट गिविंग यू 4 स्टेटमेंट्स एज योर प्रेमिसेस। तो थोड़ा लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा। आप सॉल्व कीजिए, फिर हम आते हैं डिस्कस करेंगे साथ में। पॉज कर लिया ना? चलो, so I hope you've answered this. Now let's go ahead and work on this together. आइए देखें। So all key is number, some key are letter, और इसको सिंप्लीफाई कर ही लेते हैं आप। ये भी सम ही है बेसिकली। ओके, सो देखो हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रही है भाई, सम की आर लेटर। ये हो गया some key are letter. Now all key is number, you know, all key is number. Then some number is letter. तो some number is letter तो यहां भी आ ही रहा है, तो मैं इसी को थोड़ा रीड्रॉ कर देता हूं ताकि हमें दिख जाए कि हाँ ठीक है, ये रिलेशनशिप इन दोनों का भी है आपस में। When no letter is a word, तो letter और word आपस में ओवरलैप नहीं करने चाहिए। डन। अब चलें, तो देखो फर्स्ट सेज ऑल लेटर कैन बी की। अब यहां पे आ गया एक कैच, ये बोल रहा है कैन बी। कैन बी का मतलब क्या कि यार वेन डायग्राम्स बनाओ, जितने बनते हैं बनाओ, कम से कम एक वेन डायग्राम ऐसा होगा जिसमें सारे लेटर की होंगे। सो इट्स नॉट सेइंग कि हर एक वेन डायग्राम में ट्रू, बोल रहा है कोई एक केस ऐसा बनेगा जिसमें सारे लेटर की के अंदर हो। तो क्या एक ऐसा केस बनाया जा सकता है जिसमें सारे लेटर की के अंदर हो? तो देखो what we know is that some key are letter, right? So some key are letter के अगर हम वेन डायग्राम्स बनाए तो उसमें एक वेन डायग्राम ये बनेगा जिसमें लेटर और की इक्वल है, एक वेन डायग्राम वो भी बनेगा जिसमें लेटर्स की से बड़ा है, राइट? तो कैन ऑल लेटर बी की, क्या पॉसिबिलिटी है? हाँ पॉसिबिलिटी है, तो हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। देन सेकंड, सम नंबर आर नॉट वर्ड्स। सम नंबर आर नॉट वर्ड, सम नंबर इज लेटर। मैंने नंबर बनाया कहां भाई इसमें? सम नंबर इज लेटर। अच्छा, अरे मैंने वेन डायग्राम बनाने में गड़बड़ की, नंबर था लेटर के साथ लिंक करना। ऑल की, अच्छा ये ऑल कीज नंबर, यहां मुझे एन चाहिए था, मैं इसको फिक्स कर देता हूं। हाँ अब ठीक है, वो एक लेटर मैंने गलती से रिपीट कर लिया, उसकी वजह से दिक्कत हो रही थी। सम नंबर आर नॉट वर्ड। तो देखो हमें क्या पता है, हमें पता है, अच्छा वो लेटर भी फिर ये मुझे इधर बनाना पड़ेगा। मैं 1 मिनट इसको भी जरा फिक्स कर देता हूं, ये W हमारा यहां पे बनेगा। सो लेट्स गो अहेड एंड फिक्स दैट, राइट? सो सम लेटर आर नॉट वर्ड। अब हमको पता है कि देखो एटलीस्ट एक नंबर लेटर के अंदर है, और लेटर और वर्ड ओवरलैप करेंगे नहीं, तो एटलीस्ट एक नंबर भी ऐसा जरूर होगा जो वर्ड के साथ ओवरलैप नहीं करेगा। सो सम नंबर आर नॉट वर्ड इज ऑल्सो एज अ रिजल्ट वैलिड। तो यहां पे हमारा आंसर हो जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, विच कॉरेस्पॉन्ड्स टू ऑप्शन ई, राइट? तो आप जब इसे सॉल्व करें तो मेरी तरह जल्दबाजी मत कीजिएगा, ध्यान से बनाइएगा, क्योंकि अदरवाइज अगर डायग्राम गलत बन गया तो आंसर्स गलत हो सकते हैं। सो द मोमेंट वी फिक्स्ड दैट, आई थिंक एवरीथिंग एल्स ऑल्सो बिकेम relatively clear. And I'm sure तुम वीडियो देखते देखते सोच रहे होगे इस बंदे ने यहाँ पे क्या किया, ये तो गड़बड़ हो गई। अब तक आके होपफुली यू नो दैट वी हैव फिक्स्ड इट। तो ये थे आपके कुछ सिलोजिज्म्स वाले सवाल। अब चलते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ डायरेक्शंस पे। तो इसमें क्या है, यू बीन गिवन फॉर जम्बल्ड सेंटेंसेस ऑफ अ पैराग्राफ फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, choose the most logical way of rearranging those sentences to form a coherent paragraph। तो ये हमें पता है, जब MCQs होते हैं तो पैराजम्बल्स की ऐसी डायरेक्शंस आती हैं, तो हम करेंगे 2 पैराजम्बल्स। ये रहा पहला, ऑप्शंस अवेलेबल हैं मैट में 5 आते हैं, यहां आपको 5 दिए हुए हैं। सो हिट पॉज, सॉल्व इट एंड देन ज्वाइन मी फॉर अ डिस्कशन। ऑलराइट, चलिए तो सबसे पहले सारे सेंटेंसेस पढ़ें। बेसिक काम यही है, सारे सेंटेंसेस पढ़ने हैं, क्लूज आइडेंटिफाई करने हैं, पर चूंकि एमसीक्यू है तो उसके बाद ऑप्शंस यूज करके वी कैन इंक्रीज आवर स्पीड। तो चलिए आइए देखें। ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स आर वन सच मीडियम दैट हैज गेन्ड लाइमलाइट द मोस्ट। तो
तो ये जो सच है हमें पता है ये प्रोनाउन होता है, तो ये इसका नाउन कहाँ है वो हम देख सकते हैं। बी, इन द वेक ऑफ द ग्लोबल पैंडेमिक the world bent its knee to the deadly clouds of the stealthy particles of vital information resources under siege, where daily life came to an abrupt standstill. Okay? ये देखा स्टेल्थी पार्टिकल्स ऑफ, ये देखो ये बेसिकली वायरस है। तो मैं भी पढ़ूंगा, मैं क्या है वाइटल इंफॉर्मेशन, लाइक ऐसे ही कई बार लोग होते हैं ना किसी वर्ड को उठा के अपनी डेफिनेशन बना देते हैं, तो उनके लिए वायरस इज बेसिकली समथिंग दैट कॉजेज वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज वेयर डेली लाइफ केम टू एन अब्रप्ट स्टैंडस्टिल। तो हमें पता है कि ठीक है चलो ये तो कोविड टाइप की बात कर ही रहे हैं। बिटवीन ऑल दिस, ऑल व्हाट, came a breeze of relief in the form of the digital expansion. The inception of the worldwide lockdown led to a global hysteria among the masses. तो अब हमने ये सारे पढ़ लिए, तो अब देखो हमें पता है कि लॉकडाउन वगैरह तो पेंडेमिक की वजह से आए, तो पहले पेंडेमिक मेंशन करेंगे फिर लॉकडाउन की बात होनी चाहिए, राइट? तो जहां जहां डी को बी से पहले डाला हुआ हो, जहां जहां डी बी से पहले है उसे हटा दें। ठीक है, तो हमारे पास तीन ऑप्शन तो ही रूल आउट हो गए। अब दूसरा, गेन्ड किससे, ओटीटीज ने किससे गेन किया? डिजिटल एक्सपेंशन से। तो ये आपके पास सी और ए साथ में आने चाहिए, जो कि इसमें भी है और इसमें भी है। अब बी और ई में अब थोड़ा और सोचते हैं यार कि डी को कहां रखें। हाँ, सो अब जब मैं बोलता हूं सी में बिटवीन ऑल दिस, तो यार बी में तो सिर्फ एक ही चीज आ रही है ना, ऑल दिस बोलने के लिए एक आध और चीज तो कम से कम लिखनी पड़ेगी, तो एक आध और चीज हम डी से सप्लाई कर सकते हैं। तो ऑल दिस जस्टिफाई करने के लिए बी और डी दोनों सी से पहले चाहिए, इससे ये रूल आउट हो गया एंड यू अराइव एट बी एज योर आंसर, राइट? और ठीक इसी तरह से आई एम गिविंग यू वन मोर पैराजंबल टू सॉल्व। पॉज द वीडियो राइट हियर, आंसर द क्वेश्चन, देन कम बैक एंड ज्वाइन मी फॉर अ डिस्कशन। ऑल राइट, चलिए आइए शुरू करें। That smoky summer also affected marine ecosystems thousands of kilometer away. अब देखो यहीं पे देखो that smoky summer, ये that किसके लिए आया? According to a new research होना चाहिए था वैसे, according to a new research that combined satellite data and surface measurements. All right. Started in October 2019 and burning through January 2020, they scorched millions of hectares and killed or displaced an estimated 3 billion animals. All right. Then see the catastrophic wildfires that scorched eucalyptus forests in southern and eastern Australia in the summer of 1920 were unprecedented in their scale and intensity. तो देखो ये दे और टाइम, इन दोनों की वजह से मैं बता सकता हूँ ना ये दोनों सेंटेंसेस कनेक्टेड हैं आपस में, राइट? तो आप इसके बेसिस पे मैं यही आपको बोल सकता हूं कि बाद में आएगा, इन ऑल प्रोबेबिलिटी हो सकता है साथ में ही आए। और देखते हैं अगर किसी और में वाइल्ड फायर्स नहीं आया तो फिर तो ये दे की वजह से साथ ही डालना पड़ेगा हमें से। देन डी, द फायर्स एमिटेड वास्ट अमाउंट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड लॉफ्टेड स्मोक प्लूम्स टू रेकॉर्ड हाइट। ऑल राइट, तो अब हमारे पास ये भी आ गया। तो अब देखो यहां पे जो बोल रहे हैं ऑल्सो अफेक्टेड, तो ये डेफिनेटली इन वाइल्ड फायर्स का मरीन इकोसिस्टम पे इंपैक्ट है। तो पहले आपको लैंड इकोसिस्टम तो खत्म करना ही पड़ेगा। तो इतना तो पक्का है कि ए जो है, सी और बी किसी भी ऑर्डर में आए इसके बाद आएगा। हाँ, सी और बी आएंगे इसी ऑर्डर में, साथ साथ आए कि ना आए। अब डी कहां रखा जाए? तो हमारे पास चॉइसेस क्या है? डी यहां आ सकता है, डी यहां आ सकता है, बट अब एलिमिनेशन शुरू करते हैं। तो सी डी बी ए या सी बी डी ए, और ये यहां मिल गया, देखो ये पड़ा सी बी डी ए। सी डी बी ए तो हमारे पास है ही नहीं, राइट? सी बी ए डी है लेकिन ए के बाद डी। हाँ, आपको पहले बताना पड़ेगा ना कि स्मोक आया, उसके बाद ही तो बोल पाएंगे उसको स्मोकी समर। जब तक वो बताया नहीं तब तक स्मोकी समर कैसे? तो ये हो नहीं सकता। ए हैज टू कम इवन आफ्टर डी, सो देयरफॉर योर आंसर शुड बी ऑप्शन सी। Okay, so there you go. Or here are the directions for the next set now. You've been given a statement or statements followed by some conclusions. Choose as your answer the conclusions that logically follow.
तो ये जो क्वेश्चन टाइप है इसी को मैंने शॉर्ट में आपके लिए बोला था स्टेटमेंट कंक्लूजन क्वेश्चन, राइट। तो इसमें एक स्टेटमेंट देते हैं जनरली, कभी कभी एक से ज्यादा भी दे देते हैं, वो यूजुअली एक सिंगल सेंटेंस या एक पैराग्राफ होगा, उसके बाद कंक्लूजन्स होंगे 2 से 4, जनरली 2, कभी कभी 3 या 4 भी दे देते हैं, और हमें बताना है कि कौन कौन से कंक्लूजन उस गिवन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ट्रू है। तो एक तरह से आप इसे बोलिए, समझिए एक एक्सटेंशन है आइडेंटिफाई द इन्फरेंस क्वेश्चंस की। अप्रोच वही रहेगी, बट ये थोड़ा आसान है। आसान इसलिए है कि पैराग्राफ बेस्ड क्रिटिकल रीजनिंग में पूरा पैराग्राफ देखते हैं फिर डिसाइड कर रहे होते हैं, जबकि यहाँ पे पैराग्राफ की जगह जनरली 1-2 स्टेटमेंट्स ही होती हैं। तो देयर इज अ नैरोअर फोकस फॉर यू व्हेन इट कम्स टू दी इंफॉर्मेशन। तो चलिए आइए देखें। Here is a question number 6, ये रहे स्टेटमेंट्स, ये रहे कंक्लूजन्स, और एग्जैक्टली इन्फरेंस वाले सवालों की तरह आपको क्या करना है, ट्रू फॉल्स कांट से लेबल करना है। जो ट्रू है वो आंसर्स हो जाएंगे, जो नहीं है ट्रू वो इग्नोर कर दीजिएगा। सो गो अहेड, स्टार्ट एंड देन विल टॉक। पॉज द वीडियो राइट हियर एंड देन कम बैक व्हेन यू आर डन। ओके, सो आई होप यू आर रेडी टू डिस्कस इट नाउ। शुरू किया जाए, आइए। सो स्टेटमेंट क्या है, many companies now offer wellness programs, team building exercises and professional development workshops to employees. ठीक है, चलो। These programs aim to improve physical health, foster teamwork and enhance skills relevant to their careers. तो ये रही इंफॉर्मेशन। अब आते हैं इस पे। Wellness programs, team building exercises and professional development workshops are beneficial for employee growth and well-being. ये तो इसके बेसिस पे ट्रू कर ही सकते हैं ना। देखो, फिजिकल हेल्थ, फॉस्टर टीम वर्क, तो बिल्कुल उसके अगर किसी की फिजिकल हेल्थ को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो हम बिल्कुल कह सकते हैं क्या कि ये तो ट्रू है। Then let's have a look at second. Employees prioritize wellness and teamwork over career advancement and skill development. We don't know. What is it that employees prefer? वो तो यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं हुआ, तो ये goes beyond the scope। तो इसको हम बोलेंगे यार ये तो है can't say या cannot be determined, and therefore first true, second can't say, तो आंसर हो गया A, only conclusion 1 follows। और इसी के साथ ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। Once again, why don't you go ahead, pause this and then come back. Okay, so I hope you're ready. The radio shows broadcast for children are filled with stories, songs and educational content. A significant section of children's books also emphasizes these themes. तो इसमें हमें बताया जा रहा है रेडियो शो ब्रॉडकास्ट करते हैं जो ज्यादातर क्या है, स्टोरीज है, सॉन्ग्स है, एजुकेशनल कंटेंट है, और उसमें भी एक लार्ज हिस्सा क्या है, चिल्ड्रंस बुक्स। उसमें जो सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस बुक्स आल्सो एम्फेसाइज दीज थीम्स। तो आप रेडियो शोज ले लें, आप किताबें ले लें, उनमें थीम्स क्या होंगी, लार्जली स्टोरीज, सॉन्ग्स, एजुकेशनल कंटेंट। ओके, फर्स्ट, चिल्ड्रन आर नॉट इंटरेस्टेड इन टॉपिक्स आउटसाइड ऑफ स्टोरीज, सॉन्ग्स एंड एजुकेशन। कांट से, चूंकि ये बनाया जा रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों का इसके अलावा इंटरेस्ट नहीं है। उनको कार्टून्स दिखा दो, उनको माइंडलेस फन दे दो, वो तो देख ही लेंगे। बनाने वाले चाहते हैं कि बच्चे ये चीजें देखें और पढ़ें। क्या बच्चे भी इन्हीं चीजों को देखना और पढ़ना चाहते हैं? हमें नहीं पता। तो कांट से। सेकंड, एन एवरेज चाइल्ड्स प्राइमरी इंटरेस्ट रिवॉल्व्स अराउंड एंटरटेनमेंट एंड लर्निंग थ्रू स्टोरीज एंड सॉन्ग्स। वंस अगेन, वी डोंट नो। I can conclude that people who create radio shows, people who write these books for children, their primary interest is this. क्या बच्चे का प्राइमरी इंटरेस्ट भी यही है? मुझे क्या पता। हाँ सर, ये भी कांट से। देखो इसमें ना, अगर हम अडल्ट्स की, ग्रोन अप्स की बात कर रहे होते तो ग्रोन अप्स के पास चॉइस होती है। अगर कोई ऐसी चीज बनाए जो उन्हें नहीं देखनी, वो नहीं देखेंगे, कुछ और देखेंगे। बच्चों के केस में ऐसा नहीं है, उनके पास उतनी चॉइस नहीं है ना। तो इसलिए बच्चों के लिए जो लिखा या बनाया जा रहा है जरूरी नहीं है कि वो बच्चों की चॉइस या इंटरेस्ट का ही हो। अडल्ट्स यहाँ पे होते तो उनके पास एजेंसी है, होपफुली क्रिटिकल थिंकिंग है, वो उनके केस में इस तरह के सवाल में आंसर कुछ अलग आ सकता था। बट यहाँ पे दोनों कांट से हैं। हाँ, तो इसलिए ए, बी और डी तो रूल आउट हो गए। अब यहाँ पे आ रहा है नीदर और ईदर।
इधर हम तब चूज करते हैं जब दोनों कंक्लूजन कांट से हो लेकिन वो कॉम्प्लीमेंट्री हो। तो यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है ये। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, वो ना कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होते हैं जिसमें सेम टर्म्स होती है। यहाँ पे टर्म्स सेम नहीं है, उनमें टर्म्स के अलावा कुछ और भी चीजें होती हैं जो हमने सिलोजिज्म के क्लास में कवर की। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री तो है नहीं, तो ये भी हटाई दीजिए। इनफैक्ट ज्यादातर स्टेटमेंट, अजम्पशन स्टेटमेंट, कंक्लूजन क्वेश्चन में व्हेन आई से ज्यादातर, आई एम सेइंग 99% ऑफ द केसेस में आप ईदर वाला ऑप्शन चूज करेंगे ही नहीं। अजम्पशन में तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे, कंक्लूजन में कभी कभार कर लेंगे, अजम्पशन में तो 100% टाइम इसको देखना ही नहीं है। वो सिर्फ पांचवा ऑप्शन क्रिएट कर रहा है, उसको मेंटली आप इग्नोर कर सकते हैं। सो योर आंसर हियर शुड बी सी। चलिए आइए देन लेट्स मूव ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वैरायटी। तो डायरेक्शंस पढ़िए पहले आप। सो ये जो है ये आपका एक तरह से आप कह सकते हैं वोकैब्युलरी कम ग्रामर का इशू है। इसमें आपको एक वर्ड दिया है, उसके बाद वो वर्ड 4 सेंटेंसेस में आपको यूज होता मिलेगा, लेकिन उन 4 में से 3 में वो वर्ड गलत है, वो वर्ड वहां पे सही नहीं है जो मीनिंग चाहिए सेंटेंस के थ्रू, वो वर्ड उसको उसके लिए इट्स नॉट अ गुड फिट। पर एक में इसका यूजेज होगा करेक्ट, तो जो करेक्ट होगा उसको आप एज एन आंसर मार्क कर देंगे। आपको लगता है कोई भी इनमें से सही नहीं दे रहा, चारों ही गलत है, तो नन ऑफ द अबव है ही। So the word given to you is review. Here are the options. Pause, go through this, and then we'll talk. Done? करें? आइए। So word है review. अब देखते हैं। The new restaurant received bad feedback from its review. यार आपको रिव्यू कैसे फीडबैक दे सकता है? यू कैन गेट बैड रिव्यूज, रिव्यू थोड़ी ना बैड फीडबैक देगा। रिव्यू इज अ वे ऑफ गेटिंग फीडबैक। तो फीडबैक किससे मिलती है? फीडबैक आपको मिलती है अपने कस्टमर्स से। रेस्टोरेंट है तो पेट्रन्स भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पे कस्टमर्स आना चाहिए था, रिव्यू वुड मेक नो सेंस। तो ए तो आंसर नहीं है। बी देखें, द यूनिवर्सिटी इज कंडक्टिंग अ रिव्यू ऑफ द करिकुलम फॉर द अपकमिंग ईयर। हाँ, ये तो चल सकता है। सी, सुरंजना फाइनली वॉच्ड द मूवी दैट रिलीज्ड लास्ट, रिव्यू। ना ना ना, कोई टाइम का रेफरेंस आना चाहिए ना, लास्ट वीक, मंथ, ईयर, डेकेड, कुछ ऐसा है ना। वो फाइनली है तो जरूरी नहीं है बहुत रीसेंट हो, डिस्टेंट भी हो सकती है। सो वट एवर, रिव्यू तो पक्का नहीं आएगा। देन डी, द कंपनी डिसाइडेड टू मेक फंडामेंटल चेंजेस आफ्टर अ फ्यू एम्प्लॉइज रिव्यू। एम्प्लॉइज रिव्यू, अगर आपने चेंजेस किए तो आपको एम्प्लॉइज से मिले होंगे कंप्लेंट्स, रिव्यू थोड़ी मिलेगा। तो एज ए रिजल्ट हमने देखा कि यार बी में तो रिव्यू का यूज सही है, बाकी सब में गलत था। तो चूंकि बी में सही है तो नन ऑफ द अबव भी रूल आउट हो गया। सो योर आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी। और इसी तरह का एक और सवाल आपको मैं दे रहा हूं, वो रहा ये, विद द वर्ड इज सपोर्ट, पॉज द वीडियो, गो थ्रू दीज केयरफुली, टेक योर टाइम, डोंट रश। मुझे पता है एनमैट इज अ टेस्ट ऑफ स्पीड, पर अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट गेट अ हैंग ऑफ दीज क्वेश्चंस एंड देन वील टॉक। गो अहेड। चलिए देखना शुरू किया जाए। आइए, द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द पॉलिटिकल क्राइसिस नीडेड हर सपोर्ट एंड नॉट हर क्रिटिसिज्म। चलेगा, इसमें एक कॉमा मिसिंग है, मगर मैं सपोर्ट के एंगल से देखूं तो ठीक है। द एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर प्रॉमिस्ड हिज वोटर्स दैट द सपोर्ट वुड जनरेट न्यू जॉब्स। सपोर्ट थोड़ी नई जॉब्स बनाएगी, आप कोई नई पॉलिसी या कोई नया वेंचर वो बनाएगा जॉब्स। तो रॉबिन डिड गो एंड डिड समथिंग, सपोर्ट हर, बट वी बोथ नो हर बॉस डिजर्व्ड इट। सपोर्ट तो पक्का ही नहीं आएगा। डिड समथिंग स्टूपिड, सिली, इडियोटिक, रैश, ऐसा कुछ डाल सकता हूं मैं यहाँ पे। गया जाके कुछ ऐसा किया, जाके कुछ गलत आना चाहिए, क्योंकि से बॉस डिजर्व्ड इट, तो बॉस के साथ बदतमीजी करके आ गई। Then D, Tom's lack of compassion towards the newborn cats, support Mary, surprised Mary, सपोर्ट तो नहीं आएगा। तो ए ठीक है, तो ए आंसर हो गया, नन ऑफ द अबव की जरूरत नहीं है। एंड दैट्स हाउ यूड गो अहेड एंड डील विद दीज क्वेश्चंस एज वेल। एंड हियर इज द नेक्स्ट सेट फॉर यू। सो
क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, इनफैक्ट आई थिंक मैंने 4 सवाल ऐसे डाले हैं. So 10 to 13 you will get this. So I'll just fix it here. It's 10 to 13. तो करिए. इसमें जैसे हमने स्टेटमेंट कंक्लूजन देखा था, उसमें क्या था, एक स्टेटमेंट थी, फिर कंक्लूजन्स थे. इन क्वेश्चन में ऐसी एक स्टेटमेंट होगी, उसके बाद 2 अजम्पशंस. पेपर में 2 से ज्यादा हो सकते हैं, मैंने आज के लिए 2 ही रखे हैं इनमें. एंड दिस इज अ क्वेश्चन टाइप दैट अ लॉट ऑफ पीपल वुड टिपिकली फाइंड ट्रिकी. हाँ, तो ये करते हैं साथ में और फिर आगे बढ़ेंगे. तो ये रहा क्वेश्चन. I'd say कि आप एकदम आराम से रुकें, पॉज लें, सोचें, करें और फिर ज्वाइन करें. इन केस आप मेरे साथ क्लासेस में नहीं थे तो अजम्पशन क्या होता है? अजम्पशन इज अ प्रेमिस दैट इज नेसेसरी फॉर द कंक्लूजन. तो यहाँ स्टेटमेंट बोली गई है. स्टेटमेंट को बोलने के लिए इनमें से अगर कोई चीज नेसेसरी है तो वो इसका अजम्पशन है. नेसेसरी प्रिकर्सर है, नेसेसरी प्रेमिस है तो इसका अजम्पशन है, नहीं तो नहीं है. सो पॉज द वीडियो राइट हियर, आंसर दिस एंड देन ज्वाइन मी फॉर अ डिस्कशन. चलिए देखना शुरू किया जाए इसे. आइए. सो स्टेटमेंट क्या है? फेयर एंड इम्पार्शियल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एंश्योर्स द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, fosters public trust, promotes rehabilitation while maintaining community safety. Okay. तो देखिए, fairness and impartiality are important for building public confidence in the criminal justice system and upholding the rule of law. क्या ये assumption है? नेगेट करके देख लेते हैं. अगर ये नेसेसरी हुआ तो इसको नेगेट करने के बाद ये स्टेटमेंट बोल ही नहीं पाएंगे. तो यहां पे अगर मैं डाल दूं नॉट इंपॉर्टेंट, तो अब हम यहां पे बोल रहे हैं कि यार फेयर एंड इम्पार्शियल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एंश्योर्स. अगर ये एंश्योर करता है तो मतलब नेसेसरी चाहे हो ना हो मगर इंपॉर्टेंट तो है ना. अगर ये होगा तो आप ये सारी चीजें क्रिएट तो कर पाएंगे ना. So the moment I say they are not important, so something that is not important, how can it ensure all these things? तो जैसे हमने इसे नेगेट किया, ये स्टेटमेंट दी ही नहीं जा सकती. अगर आप इसको प्रेमिस लें तो ये कंक्लूजन की तरह कभी आ ही नहीं पाएगा. दैट टेल्स यू दैट फर्स्ट इज नेसेसरी. तो इसलिए फर्स्ट तो अजम्पशन है. ओके, सो दैट्स अबाउट फर्स्ट. अब सेकंड पे आते हैं जरा. आइए. Access to legal representation and resources is critical for ensuring equality before the law and safeguarding individuals' rights through the legal process. Access to legal representation and resources beyond the scope. इसकी तो यहाँ पे बात ही नहीं कर रहे हम, तो बोल रहे फेयर एंड इम्पार्शियल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की. वहां पे एक्सेस इज क्रिटिकल फॉर ensuring इक्वालिटी. इज दैट समथिंग दैट इज नीडेड? नेगेट करके देखें तो इसमें देखो, अगर हम खाली रिसोर्सेस, खाली ये होता है ना लीगल रिसोर्सेस, एक्सेस टू लीगल रिसोर्सेस, तब तो चल जाता. बट ये जो रिप्रेजेंटेशन है, दिस विल नॉट बी क्रिटिकल. क्योंकि यहां पे हम बोल रहे हैं कि यार आपको एक तरह से ना लॉयर वॉयर या कोई और चाहिए. निगेट करूंगा भी तो ये पार्ट जाएगा नहीं, तो ये थोड़ा इररेलेवेंट हो जाएगा, आउट ऑफ स्कोप हो गया ये वाला पार्ट इस आर्ग्यूमेंट के. तो इसलिए इसे हटा देते हैं और ओनली अजम्पशन फर्स्ट इज इम्प्लिसिट करके ए को आंसर चूज कर लेते हैं. राइट. हियर इज द नेक्स्ट वन. ट्राई इट आउट ऑन दिस वन प्लीज. सो पॉज द वीडियो, गो थ्रू दिस, come back and then we will discuss it. Shall we? आइए देखें. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हैज गेन्ड ट्रैक्शन इन वेरियस इंडस्ट्रीज. मतलब बहुत सारे इंडस्ट्रीज अब धीरे धीरे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज कर रही हैं. बट कंसर्न्स अबाउट स्केलेबिलिटी एंड एनर्जी कंजम्पशन परसिस्ट. स्केलेबिलिटी मतलब स्केलेबल है कि नहीं, लार्ज स्केल पे इसे यूज कर सकते हैं कि नहीं, और इसको लगाने में जो एनर्जी यूज हो रही है वो थोड़ा लोगों को हेजिटेट कर रहे हैं कि करे कि ना करे. तो चलिए आइए. Scalability solutions are being developed to address the limitations of blockchain technology in handling large transaction volumes. देखिए, आप देखिए, ये तो फ्यूचर सेंट्रिक है. असम्पशन फ्यूचर सेंट्रिक कैसे हो सकती है? हाँ, तो ये तो वैसे ही हटा दें. अगर ये होगी भी तो ज्यादा से ज्यादा इन्फरेंस वाली नेचर की होगी, तो ये तो नहीं होगा. सेकंड, एनर्जी एफिशिएंट कंसेंसस मैकेनिज्म्स एंड प्रोटोकॉल्स आर नेसेसरी फॉर रिड्यूसिंग द एनवायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ ब्लॉकचेन नेटवर्क्स. नेगेट करके देख लेते हैं. बोल रहे हैं दे आर नॉट नेसेसरी, तो भी ये कंक्लूजन तो आ ही सकता है ना कि हाँ, इसे अडॉप्ट भी किया जा रहा है और हाँ कंसर्न्स हैं
बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिन पे लेके आपको कंसर्न्स रहते हैं, लेकिन आप करते रह सकते हैं. सो नॉट नेसेसरी, दे कैन बी इंपॉर्टेंट, दे कैन बी यूजफुल, बट क्रिटिकल के मतलब ये नहीं होगा तो लोग करेंगे नहीं, ये तो बात नहीं है, लोग तो कर रहे हैं ना इसके बिना भी. तो इसलिए ये भी अजम्पशन तो नहीं है. तो नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू ऑप्शन डी. तो भाई उसे अपना आंसर मार्क करके हम आगे बढ़ सकते हैं. राइट. चलिए ये रहा आपका अगला सवाल. फिर से पॉज कीजिए, आइए फिर हम डिस्कस करते हैं. Okay, so statement says, if you trouble me, I will slap you. A mother warns her child. First, with the warning, the child may stop troubling her. अब देखो, अगर किसी माँ ने बच्चे को ये बोला तो क्यों बोला कि यार हो सकता है ये थप्पड़ मारने की धमकी से डर जाए और ऐसा ना करे. If the mother believes that my threat will have no effect on him, will she issue the threat? तो आप जब भी कभी किसी को थ्रेट करते हैं तो हमेशा एक फंडामेंटल अजम्पशन उसमें होती है कि हो सकता है यार मेरी थ्रेट काम करे. तो दैट इज व्हाट दिस इज. तो इसके बिना, इसको जैसे आप नेगेट करेंगे आप ये स्टेटमेंट देंगे ही नहीं. देन ऑल चिल्ड्रन आर बेसिकली नॉटी, नहीं कर दो नॉट ऑल चिल्ड्रन आर बेसिकली नॉटी, तो भी आ सकता है ना इसका बच्चा कर. और क्या पता नॉटीनेस की वजह से कर रहा है, किसी और चीज की वजह से, वो भी नहीं पता हमें. तो ये तो कंप्लीटली इररेलेवेंट है. तो यहां सिर्फ फर्स्ट आ सकती है. And therefore our answer should be option B. And here is your 13th question. Why don't you go ahead, pause the video, answer it, and then come back for a discussion. Okay, so are we ready? चलिए देखें. Achieving gender equality requires addressing systemic biases and promoting equal opportunities in education, employment, and leadership positions. Fabulous. तो ये बता रहा है जेंडर इक्वालिटी अगर चाहिए तो किस किस चीज की जरूरत है. सिस्टेमिक बायस को, मतलब पूरा जो सिस्टम है उसी में ना कहीं इनबिल्ट बायस हो गए हैं, आपको उन बायसेस को खत्म करना पड़ेगा. एंड प्रमोटिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज, हाँ मेल हो फीमेल हो मैन हो वुमन हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी दे उनको एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, लीडरशिप में. ऑलराइट, तो चलिए आइए देखें. हमारा फर्स्ट बोलता है जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड स्टीरियोटाइप्स हिंडर, यानी कि if something hinders then it means that it acts as an obstacle. It hinders women's advancement in various spheres, perpetuating inequalities. मतलब ये जो डिस्क्रिमिनेशन और स्टीरियोटाइप, मतलब कई लोग ऐसा मानते हैं कि कुछ काम है जो विमेन नहीं कर सकती, या कुछ काम ऐसे हैं जो विमेन ही कर सकती हैं, है ना, रसोई खाना बनाना. तो देखिए ये जो इस तरह की जो सोच है ये विमेन के करियर के डेवलपमेंट के लिए हार्मफुल है, इससे इनइक्वालिटीज बढ़ती हैं. तो अगर मैं इसे नेगेट करूं कि नहीं इससे इनइक्वालिटीज नहीं बढ़ती, तो फिर हम ये सिस्टेमिक बायस वाली बात सजेस्ट ही नहीं करेंगे. उस केस में हमें सिस्टेमिक बायस को एलिमिनेट करने की कोई जरूरत नहीं है. तो इसलिए ये तो नेसेसरी है. नेक्स्ट देखते हैं. Implementing policies such as pay equity measures and parental leave provisions is essential for fostering gender equality in workplaces and society. So pay equity मतलब बराबर पैसा मिले. पर अच्छा हम तो यहाँ पे बोल रहे हैं जेंडर इक्वालिटी में बायसेस है. एक तो अपॉर्चुनिटी, यार सोचो एजुकेशन में अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही. हाँ एक गर्ल चाइल्ड है जिसे स्कूल ही नहीं भेजा जा रहा पढ़ने को. हाँ अब जो पढ़ी उसको नौकरी मिली, उसको पे बराबर दी, ठीक है, बट उससे बड़ा इशू चल रहा है यहाँ पे, है ना. बट देखते हैं. इंप्लीमेंटिंग पॉलिसी सच एज पे इक्विटी मेजर्स एंड पेरेंटल लीव प्रोविजंस इज एसेंशियल फॉर फॉस्टरिंग जेंडर इक्वालिटी इन वर्क प्लेस एंड सोसाइटी. पे इक्विटी तो मैं फिर भी बोल सकता हूँ कि हाँ सेम वर्क सेम पे देनी चाहिए. पेरेंटल लीव प्रोविजंस ये भी एम्प्लॉयमेंट का हिस्सा तो हो ही जाएगा, इज एसेंशियल. तो अगर मैं इसको कर दूं इट इज नॉट एसेंशियल, तो क्या इनके बिना भी हम जेंडर इक्वालिटी ला पाएंगे वर्क प्लेस में?
तो ये कहीं ना कहीं सिस्टेमिक बायस और इसका हिस्सा है। अगर हम ये नहीं करते तो बायसेस बने रहेंगे, इनइक्वालिटीज बनी रहेंगी, क्योंकि पे इक्विटी तो है ही ना, तो ये भी नेसेसरी है। एंड एज अ रिजल्ट आई से दैट आवर आंसर शुड बी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, तो इसमें ई चूज कर लेना चाहिए हमें। इसके बाद चलिए लेट मी टेक यू ओवर टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। पढ़िए क्या करना है हमें इसमें। सो एक स्टेटमेंट है, उसके बाद कोर्स ऑफ एक्शन दिया हुआ है। दो चीजें दी हुई हैं, आपको बताना है कौन कौन सा किया जाना चाहिए, राइट? कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन लॉजिकली फॉलो करता है। तो एक तरह से डिसीजन मेकिंग वाला सवाल। तो ये रहा क्वेश्चन, गो अहेड, पॉज, आंसर एंड देन कम बैक। शुरू किया जाए, आइए। मनीष फाउंड दैट सम ऑफ हिज ऑफिस डॉक्यूमेंट्स आर मिसिंग फ्रॉम हिज रूम। तो अब ना कोर्स ऑफ एक्शन पे जाने से पहले आप सबसे पहले सोचें कि भाई देखिए यहां पे मनीष का ऑब्जेक्टिव क्या है। कुछ ऑफिस के डॉक्यूमेंट थे जो उसके कमरे में से गायब हुए, राइट? अब ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें वो डॉक्यूमेंट्स वापस मिले, राइट? तो चलिए देखें। फर्स्ट, मनीष शुड कॉल द पुलिस फॉर इन्वेस्टिगेशन। देखिए हमें पता क्या है, डॉक्यूमेंट्स आर मिसिंग फ्रॉम हिज रूम। अगर वो घर के किसी दूसरे कमरे में हुए तो पहले हम ये इंश्योर ना करें कि वो डॉक्यूमेंट चोरी हुए हैं या मिसप्लेस हुए हैं। पहले इंश्योर करना पड़ेगा, है ना? इफ दे आर मेयरली मिसप्लेस्ड तो फिर पुलिस को थोड़ी बुलाना है। इफ दे आर स्टोलन तो डेफिनेटली पुलिस को बुलाना है। मगर जो स्टेटमेंट है हमारे पास यहाँ पे, ये हमें बता नहीं रही कि दे आर स्टोलन। एक कमरे से दूसरी जगह जा सकते हैं, बेड के पीछे, नीचे, टेबल के साइड में कहीं गिरे हो सकते हैं, यू नेवर नो। तो ये अभी के लिए नहीं है, ये तब आएगा जब हम ये इंश्योर कर लें कि डॉक्यूमेंट्स हैव बीन स्टोलन। आगे चले, मनीष शुड वेरीफाई ऑल द डॉक्यूमेंट्स विद द डॉक्यूमेंट्स लिस्ट। हाँ, ये कर सकते हैं। अगर आप डॉक्यूमेंट खोजना चाहते हैं तो आप सबसे पहले ये तो जानना चाहेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट मिसप्लेस हुए हैं, क्या क्या मिसिंग है। उससे सारे डॉक्यूमेंट रिट्रीव करने में आसानी रहेगी, तो ये कर सकते हैं। देयर इज नो हार्म इन दिस। तो यहां पे एज अ रिजल्ट हमें सिर्फ सेकंड एक्शन फिलहाल के लिए लेना चाहिए, एंड दैट इज व्हाई आवर आंसर मस्ट बी ऑप्शन बी। सो दैट्स फॉर क्वेश्चन नंबर 14। और इसी तरह से अगर मैं एक और सवाल आपको दूं सोचने के लिए, तो आप सोचिए, बताइए, फिर उसके बाद बात करते हैं हम आपस में। रेडी? चलिए देखें। RBI penalties on banks aim to ensure compliance with regulatory standards and maintain financial stability। तो ये बता रहा है कि यार ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक्स पे पेनल्टीज लगाता है। उसका पर्पस क्या है कि जो भी उनके रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स हैं ना, आपको पता है ना, बैंक ने बोला होता है ना कि आपको कम से कम इतना पैसा हर टाइम अपने पास रखना है, कम से कम इतना पैसा ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में रखना है जिनको रेडिली कन्वर्ट कर पाए आप पैसे में, है ना, इजी टू सेल ऑफ, ऐसी चीज़ें। आपको कम से कम इतना परसेंटेज ऑफ लोन जो है वो इन सेक्टर्स को देना है। तो वो सब फ्रेमवर्क्स, और साथ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी है। तो चलिए आइए देखें। फर्स्ट, बैंक्स शुड prioritize प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ओवर रेगुलेटरी कंप्लायंस, रिस्किंग पेनल्टीज एंड कॉम्प्रोमाइजिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इससे ये कोर्स ऑफ एक्शन आ रहा है। आई एम श्योर हमें इसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा। यहां में एक तरफ जिस चीज पे पेनल्टी लग रही है, आपको इंश्योर करना है कि आप वो चीजें करें ताकि आपको पेनल्टी ना लगे। इससे तो आप पक्का पेनल्टी लगवाएंगे यहाँ पे। सेकंड, बैंक्स शुड एनहांस इंटरनल कंट्रोल्स, कंडक्ट रेगुलर ऑडिट्स एंड कोलैबोरेट विद रेगुलेटरी अथॉरिटीज टू एड्रेस कंप्लायंस इश्यूज एंड मेंटेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। हाँ, ये चलेगा। ये यार पेनल्टी अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो ये सब आप करेंगे तो डेफिनेटली ये फायदे की बात है आपके लिए। तो यहां सेकंड फॉलो हो रहा है, फर्स्ट नहीं। सो देयरफॉर आवर आंसर मस्ट बी ऑप्शन बी। सो दैट्स, तो आगे चलते हैं।
This is the group that you know that you can reach out to me on. And before I leave, I just want to remind you, पेपर हैं, आते रहते हैं, हमें आखिरी दिन तक एफर्ट छोड़नी नहीं है. सो कीप हसलिंग टू द फिनिश लाइन. और ये भी मैसेज ही है, नो पार्किंग एनी टाइम. भाई अपनी गाड़ी खड़ी नहीं करनी है, अपने को चलाए रखना है. इन एक्शन विल अदरवाइज लीड टू jitteriness, anxiety, which will eventually translate into fear and self-doubt. हमें वो सब नहीं चाहिए, हमें चाहिए calm, right? So that's where we'll stop, and I'll see you in the next session with some more questions. Happy practicing and keep working hard. See you.